हाय दोस्तों, इस एपिसोड की शुरुआत में चंदू शुजे को किस करने वाला था, लेकिन ये इससे पहले से पूछती क्या तुम अभी भी मुझ पे गुस्सा हो। तो ये कहता है कि हाँ। शुजे कहती है कि अगर ऐसा है तो तुम बाहर के 2 चक्कर लगा के ताकि पहले तुम्हारा गुस्सा खत्म हो। ये कहता है कि ठीक है। शुजे कहती है रुको, जाने से पहले मेरी हेयर टाई दे के जाओ। तो ये अपनी कलाई से उतार के देता है और फिर उसके बाद ये यहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद जब ये बाहर होता है तो शुजे से मैसेज कहती है और कहती है कि मैंने तुमसे वादा किया था अगर मैं कभी तुम पे पैसे लगाऊंगी तो उसके बदले में मैं 8000 वर्ड तुम्हारे लिए लिखूंगी। तो 8 करोड़ का बिल मैंने पे किया है, इसलिए मैं लिख रही हूँ। ये से टेक्स्ट करके बताती है कि समर वेकेशन के दौरान मैं तुम्हारी मॉम से मिली थी एक बार, लेकिन मैंने तुम्हें बताया नहीं। लेकिन तुम फिक्र मत करो, उन्होंने मुझे कुछ भी बुरा भला नहीं कहा। लेकिन उनसे बात करके मुझे ये मालूम हुआ कि वो तुमसे वाकई में बहुत मोहब्बत करती हैं। वो बात बात पे यही कही जा रही थी कि उनका बेटा बहुत अच्छा है। तुम्हारी मॉम ने ये भी कहा था कि वो जानती है हम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में, लेकिन उस टाइम पे तुम जा चुके थे, इसलिए मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। और मैं बात ये भी जानती हूँ कि शुरू में हमें लगता है कि सिर्फ ये शख्स ही आपकी दुनिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि मैंने तुम्हें रोकने के लिए कोई भी मेहनत नहीं की, क्योंकि मुझे इस बात का डर था कि अगर मैं तुम्हें यहाँ अपने पास रोक लेती तो शायद तुम्हारी फैमिली में प्रॉब्लम्स बनती। यही वजह थी कि मैंने तुम्हें उस टाइम पे कॉल नहीं की और ना ये बताया कि मैंने तुम्हें याद किया। और ये कहती है कि मैंने पहले एडमिट नहीं किया, लेकिन मैं अब कहती हूँ कि मैं वाकई में तुम्हें डेट करना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ। ये सारे मैसेज पढ़ते ही ये वापस होटल जाता है। ये आते इसके दरवाजे पे कहता है यानी अब मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। शुजे कहती क्योंकि ऐसा नहीं है, तो ये इसे गले लगाता है। दूसरी तरफ यंगची और यंग टैक्सी में होते हैं और यंगची को चन्नू की कॉल आती है। यंग कहती है कि स्पीकर पे लो। तो ये कहता है कि मुझे बहुत मुश्किल से सांस आ रही है। यंगची कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन ये बहुत खुश था और कहता है कि अब वो वाकई में मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुन के दोनों को बहुत खुशी होती है। यंगची कहता है कि हम दोनों की मदद के बगैर तुम दोनों कभी भी वापस नहीं आ सकते थे। फिर इसके बाद ये दोनों यंग के डोम पहुंच जाते हैं, लेकिन टाइम ऊपर हो गया था, दरवाजा बंद हो गया होता है। यंग कहता है कि तुम मेरे ऊपर चढ़ के दरवाजा फलांग लो। इसके ऊपर चढ़ तो जाती है, लेकिन इसे बहुत ऑकवर्ड लग रहा होता है, लेकिन ये जंप कर देती है। जब ये दरवाजे के उस पार आ जाती है तो यंगची से टेक्स्ट करके कहता है कि तुम बहुत हल्की हो, तुम्हें ज्यादा खाना चाहिए और अपने एग्जाम्स के लिए अपनी बॉडी को ज्यादा एनर्जाइज करना चाहिए। यंग कहती है कि तुम्हें भी ज्यादा खाना चाहिए, मैं जानती हूँ कि तुम स्टाइलिश हो, लेकिन तुम ज्यादा डाइट मत क्या करो। तो ये बात करके दोनों यहाँ से चले जाते हैं। फिर इसके बाद अगले दिन शुजे और चन्नू दोनों लाइब्रेरी में आ जाते हैं। यहाँ पे लिखे भी होता है। ये देख के बहुत हैरान होता है और कहता है कि तुम दोनों एक साथ कैसे, लेकिन इस बात का जवाब नहीं देता। शुजे अपनी बोतल से पानी पी रही थी, वो गर्म होता है। तो चन्नू कहता है कि ध्यान से, मेरे पास सिर्फ एक ही गर्लफ्रेंड है। ये बात लिखी भी सुन लेता है और कहता है कि क्या मतलब, तुम दोनों वापिस साथ में आ गए हो। तो ये कहता है कि हाँ। लेकिन कहता है कि मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मैं यहाँ पे थर्ड व्हील बन के नहीं बैठ सकता, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन शुजे कहती है कि क्या तुम्हें कोई और जगह नजर आ रही है, इसलिए तुम यहीं पे बैठे रहो। फिर इसके बाद ये लोग लंच ब्रेक में मिलते हैं। चन्नू शुजे के लिए लंच लेके आया होता है। तो ये बताती है कि देखो मैंने मैथ्स में 100 स्कोर किया है। ये कहता है कि मैं पहले से जानता हूँ। और तभी इसको इसके भाई की कॉल आती है। कहता है कि मैं बीजिंग में, इसलिए मुझे आके पिक कर लो। ये कहता है कि तुम मुझसे मजाक मत करो, ये कह के कॉल काट देता है। लेकिन शिंगची इसको इसके ट्रेडर के साथ एक पिक्चर भेजता है। थोड़ी देर बाद ये दोनों इसे यहाँ पे पिक करने के लिए आ जाते हैं। चन्नू इसको आकर कहता है कि पहले तो तुम ये बताओ तुम अपने बाल डाई क्यों किए। तो ये कहता है कि अपने डैड को गुस्सा दिलाने के लिए। ये कहता है कि अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पे क्यों आए। तो ये कहता है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। ये कहता है कि मुझे तुम्हारी बात पे यकीन नहीं। तो ये कहता है कि मैं शुजे को बहुत मिस कर रहा था। शुजे कहती है कि मुझे भी यकीन नहीं। तो ये कहने लगता है कि मुझे बहुत भूख लगी, पहले मुझे कुछ खिलाने के लिए ले जाओ। तो ये सब कुछ खाने के लिए चले जाते हैं। चन्नू कहता है तो मुझे बताओ कि तुम यहाँ पे क्यों आए। तो ये कहता है कि आज से मैं उस घर से भाग आया हूँ, इसलिए अब मैं तुम्हारे स्टर्टल की देखभाल नहीं कर सकता और इसलिए मैं इसे इस घर में भी छोड़ के नहीं आ सकता था। तो अब तुम्हें इसे खुद रखना होगा। ये कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने के बाद छोड़ाऊंगा और ये इसके लिए टिकट बुक करने लगता है। तो ये कहने लगता है कि नहीं, मुझे वापस नहीं जाना। ये काफी उदास सी शक्ल बना के कहता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता भाई। चन्नू कहता है कि मैं आखिर तुम्हें कैसे रख सकता हूँ, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं। तो शिंगची कहने लगता है कि तुम्हें बस मुझे खाना ही तो खिलाना है। तो ये कहता है कि तुम्हें डैड ने मारा है। उस पर ये बोलता नहीं। कहता है कि जब से मॉम और डैड की डिवोर्स हुई है, मॉम मुझसे मिलने के लिए भी नहीं आई और मैं और डैड जब भी बात करते हैं हम लोगों के बीच में बहस हो जाती है और वो घर भी बहुत कम आते हैं, इसलिए मैं घर नहीं जाऊंगा। चन्नू कहता है कि घर पे तुम्हें जाना होगा। तो ये थोड़ा गुस्से में आके कहता है कि कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, न मॉम न तुम, और कोई भी मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहता। तभी मॉम की कॉल आती है। मॉम कहती है कि तुम शिंगची को फोन दो। चन्नू शुजे को कहता है कि तुम इसका ख्याल रखना, मैं मॉम को पिक करके आता हूँ। चन्नू मॉम के पास आता तो मॉम कहती है कि शिंगची कहाँ है। वो कहता है कि वो शुजे के पास है। चन्नू कहता है कि आप आगे क्या करने वाली है, क्या शिंगची को आप डैड को दे देंगी। मॉम कहती है कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, यही कोर्ट के ऑर्डर्स थे। चन्नू कहता है कि क्या अगर कोर्ट आपको उसे देता तो क्या आप तब भी इसे अबेंडन करती, आप मुझे तो एक दफा छोड़ ही चुकी हैं। फिर फ्लैशबैक पे दिखाया जाता है कि जब मॉम डैड से चन्नू के बाहर ना भेजने के लिए बहस कर रही होती हैं, तो कहती हैं कि मैं ही चन्नू की बायोलॉजिकल मदर हूँ, मैं इसको एक दफा तो छोड़ ही चुकी हूँ, दोबारा ऐसा नहीं कर सकती। और तब ये बात इसने सुन ली थी। मॉम चन्नू से कह रही होती है कि अगर मुझे ये बात मालूम होती कि तुम्हारी ग्रैंडमदर, तुम्हारे फादर तुम्हें ऑर्फनेज होम छोड़ा था, तो मैं कभी भी तुम्हें उनके हवाले ना करती। लेकिन कुछ सालों बाद जाके मैं तुम्हें ऑर्फनेज होम से ले आई थी, उसके बाद मैं तुम्हारे डैड से मिली। उस टाइम पे वो मेरे साथ
बहुत अच्छा था और मेरे लिए सबसे अहम बात ये थी कि वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लें, लेकिन कुछ अर्से बाद तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर ना जाने कैसे चंद को ढूंढ लेते हैं। इसकी वजह से मैं काफी प्रॉब्लम में आ गई थी और चंद ने मुझे कहा भी था कि तुम्हें तुम्हारे ग्रैंडमदर और तुम्हारे इसलिए फादर को दे दें। मॉम कहते लेकिन मैं ऐसा भी नहीं कर सकती। तुम्हारे बायोलॉजिकल डैड बहुत ही नॉनसेंस आदमी है, वो रेस करते हैं और उसी वजह से एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से वो कोमा में भी चला गया। लेकिन जब वो कोमा से बाहर आया तो उसे याद आया कि उसका एक बेटा भी है और वो तुम्हें ढूंढता भी रहा, लेकिन उसे याद नहीं कि तुम्हारी शक्ल कैसी दिखती है। इसलिए मैंने भी झूठ बोल दिया कि मुझे नहीं मालूम कि तुम कहाँ हो। और उस टाइम पे शिंगची अचानक से बहुत ज्यादा बीमार हो गया था। तुम जानते ही तुम्हारे डैड चैन वो कितने सुपरस्टिशियस हैं और मैंने उस टाइम पे एक फॉर्चून टेलर को ढूंढा जिसे मैंने ये बताने के लिए कहा कि वो चैन से ये कहे कि शिंगची का एक बड़ा भाई होना बहुत लाजमी है, तभी उसकी बीमारी खत्म होगी। चंदू कहते तो आपने इस मौके से फायदा उठाया, मुझे घर में ले आई। चंदू बहुत अफसरदा था और कहता है कि चलें, हमें शिंगची को मजीद वेट नहीं करवाना चाहिए। ये जैसे ही उठने लगता तो मॉम इसे गले लगा लेती है, कहती है कि मुझे माफ कर देना। थोड़ी देर बाद चंदू और मॉम आ जाते हैं। मॉम आके कहती है तुमने तो मुझे परेशान ही कर दिया। मॉम कहती है कि ठीक है चलने का वक्त आ गया, तुम लोग संभाल लेके बाहर जाओ, मुझे शिजी से कुछ बात करनी है। ये दोनों बाहर जाके बहुत क्यूरियस हो रहे थे कि आखिर मॉम क्या बात कर रही है, लेकिन मॉम शिजी से सिर्फ उसका वीचर्ड मांगती है। फिर इसके बाद ये दोनों बाहर आ जाते हैं और मॉम शिंगची को लेके चली जाती है। चंदू की बर्थडे होती है और सभी दोस्त यहाँ पर इकट्ठे हो रहे होते हैं। यांगची भी इसके लिए एक प्रेजेंट लेके आया होता है। यांगची चंदू से शिजे के बारे में पूछता है तो कहता है कि थोड़ी देर में आने वाली है। थोड़ी देर बाद शिजे भी आ जाती है और आके से बर्थडे विश करती है और ये बहुत कैजुअली आके अपनी चेयर पे बैठ जाती है। चंदू से देख के कहता है क्या तुम मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं लेके आई? शिजे कहती तुमने मुझे खुद ही तो कहा था कि किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। और ये सब लोग ऑर्डर करने लग जाते हैं, लेकिन चंदू को इस बात पे यकीन नहीं आ रहा था कि इसके लिए वाकई कुछ नहीं लेके आई। तो थोड़ी देर बाद कहता है कि अब तुम्हें छुपाने की जरूरत नहीं है, अब तुम मुझे वो दे भी दो। तो ये कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हारे लिए वाकई में कुछ नहीं लाई और ऑर्डर करने लग जाती है। चंदू कहता है कि वाकई में। तो कहती है कि हाँ मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। लेकिन यांगची को हल्की आवाज में कह रहा होता देखो अब ये कितना ड्रामेटिक बिहेव कर रहा है, लेकिन इसे न जाने क्या हो जाता है और कहता है कि जाओ तो मेरे लिए अभी गिफ्ट लेके आओ, तुम्हें कुछ महंगा खरीदने की जरूरत नहीं, बास्केटबॉल मेरे लिए काफी रहेगा। तो ये कहती है कि ठीक है और इसके लिए बॉल लेने चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद ये वापस भी आ जाती है। चन्नू कहता है कि बॉल कहाँ पे है? तो ये कहती है कि जब मैं स्टोर में गई तो मैंने उनसे पूछा कि कौन सा ऐसा बॉल है जिसे खेलते हुए चोट ना लगे। तो स्टोर अटेंडेंट ने मुझे कहा कि ऐसे तो कोई बॉल नहीं है, तुम इसके बजाय एक कीचेन लेके जा सकती बॉल वाला, तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये ले आई और इससे एक बास्केटबॉल वाली कीचेन दे देती है। चन्नू इसकी बात सुन के मुस्कुराने लग जाता है और कहता है कि ठीक है मैं इसको अपना गिफ्ट समझ लेता हूँ। फिर इसके बाद जब ये सब लोग खाना खा रहे होते हैं तो लेके उठ के जाकर चन्नू के लिए केक ले आता है। इसके केक पे कैंडल्स नहीं होती तो चन्नू कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही विश कर लूंगा। इसके बाद ये सब लोग इसके लिए बर्थडे सॉन्ग गाने लगते हैं, लेकिन चन्नू उनको चुप करवा रहा होता है। सबके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद शिजे इसको एक बहुत खूबसूरत जगह पे ले आती है। चन्नू कहता तो क्या मेरा असली बर्थडे गिफ्ट ये है? तो कहती है कि हाँ। चन्नू इसे थैंक्स कहता है। शिजे यहाँ पे इसे एक चेयर पे बिठा के इसके लिए बर्थडे केक लेके आती है, साथ गाने लगती है। इसे सरप्राइज बहुत अच्छा लगता है तो ये उठ के शिजे को गले लगाता है। इसके बाद ये विश करता है और शिजे इसके लिए फिर से कुछ लेने जाती है। शिजे ने इसके लिए एक मिनी बिल्डिंग खुद बनाई होती है, उसके ऊपर एक नोट भी लिखा होता है। ये देख के थोड़ा इमोशनल हो जाता है तो ये कहती है कि क्या तुम्हें पसंद आया? इससे फिर ये पूछता है कि तुम्हें कितना टाइम लगा है, लेकिन इसे नहीं बता देता। ये कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी रूममेट से पूछ लूंगा। इस पे कहती है कि ज्यादा नहीं, सिर्फ चंद रातें मैंने जागकर ये बनाया। फिर अगले दिन जब ये लोग यूनिवर्सिटी जाते हैं तो प्रोफेसर आके कहते हैं कि 3 स्टूडेंट्स को उनके डिजाइन पे दोबारा काम करने की जरूरत है। शिजे की दोस्त कहती मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा नाम ना हो। प्रोफेसर जब स्टूडेंट्स के नाम ले रहे होते हैं तो आखिरी नाम शिजे का होता है। ये देखकर शिजे और इसकी दोस्तें बहुत ज्यादा हैरान होती हैं। शिजे जब अपना डिजाइन वापस लेने के लिए जा रही होती है तो इसकी दोस्तें बात कर रही होती है कि आखिर इसका नाम कैसे आ सकता है। हम लोगों ने जो डिजाइन बनाया था उसमें शिजे ने हमें बहुत ज्यादा गाइड किया था, लेकिन उसका खुद का डिजाइन कैसे रिजेक्ट हो सकता है? जब क्लास ओवर होती है तो बाहर चंदू इसका वेट कर रहा होता है, लेकिन ये अपने प्रोजेक्ट की वजह से काफी अपसेट थी, इसीलिए चंदू से सही से मिलती नहीं। चंदू इससे खाने के बारे में पूछता है, लेकिन ये कहती है कि तुम खुद चले जाओ, मेरा मन नहीं, और ये कह के यहाँ से चली जाती है। चंदू इसके दोस्तों से पूछता है कि आखिर इसको क्या हुआ, तो वो बताती है कि इसका डिजाइन रिजेक्ट कर दिया है। शिजे लाइब्रेरी आ गई थी, लेकिन चंदू भी थोड़ी देर बाद लाइब्रेरी आ जाता है और इसके साथ बैठकर पढ़ने लगता है, जबकि वो अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी। रात हो जाती है, सभी स्टूडेंट्स लाइब्रेरी से जा चुके होते हैं। चंदू कहता है क्या तुम थक गई हो? लेकिन कुछ नहीं कहती। चंदू कहता है कि बस ठीक है, तो अपना काम यहीं पे खत्म कर, हम लोग वॉक पे जा रहे हैं। ये दोनों जब बाहर आते हैं तो बाहर स्नोफॉल हो रही होती है और ये यहाँ पे बैठकर इसे मोटिवेट करने लगता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ कि तुम उस पर इतना अपसेट हो। चंदू की बात सुनने से इसको काफी हौसला मिलता है। ये दोनों यहीं पे बैठे होते हैं कि लिखे यहाँ पे आता है एक स्नोबॉल चंदू को मारना चाह रहा था, लेकिन वो
शिजे को बच जाती है। इससे पूछते क्या तुम ठीक होते? कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं लगी। चंदू इसे अपने पास बुलाता है और इससे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी, लेकिन इतनी देर में ये लोग बॉल बना रहे होते हैं। शिजे इसके पीछे बॉल लेके भागती है इसको मारने के लिए, लेकिन लेकर खुद ही गिर जाता है। फिर इसके बाद बाकी दोस्त भी आ जाते हैं, ये सब लोग स्नो में खेलने लगते हैं। फिर अगले दिन शिजे प्रोफेसर के पास जाती है, कहती है कि मैंने कुछ नए डिजाइन बनाए, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे पिछले डिजाइन के साथ क्या खराबी थी। प्रोफेसर कहते हैं कि तुम्हारी ड्राइंग्स काफी अच्छी हैं और स्टार्टिंग में तुमने काफी अच्छे डिजाइन बनाए थे, इसीलिए तुम्हारे लिए मेरी एक्सपेक्टेशंस हाई थी। फिर ये अपने डोम में आके उन डिजाइन को थॉरली चेक करने लगती है और उसी दौरान सो जाती है। ख्वाब में इसकी मॉम आती है। मॉम ख्वाब में आके से खूब मोटिवेट करती हैं। दूसरी तरफ यिंग और यांगची वापस जा रहे होते हैं तो ये कहता है कि तुमने आज मुझे बहुत अच्छे से बचाया, लेकिन क्या वाकई में ऐसा? तो कहती है मैं सिर्फ तुम्हारी मदद कर रही थी, मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारे साथ कपल होने का। ये सरप्राइज होके कहती कहीं तुम्हारा इरादा वही करने का तो नहीं था, मैंने सब गड़बड़ तो नहीं कर दिया क्या? ये कहता है कि ऐसा नहीं है, अगली दफा अगर ऐसा कुछ भी हो तो मैं डायरेक्टली बता दूंगा कि मैं पहले से ही किसी को पसंद करता हूँ। ये बात सुन के ये बहुत नर्वस हो जाती है, यहाँ से चली जाती है। शिजा जैसे ही सोने के लिए जाती है इसे फिर से ख्वाब आता है। ख्वाब में अपनी मॉम को देखती है। इस बार मॉम इसे कह रही होती है, क्या हुआ, क्या तुम रो नहीं पाई? खुद को फोर्स मत करो, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम आर्किटेक्ट नहीं पढ़ सकती। शिजा अपनी मॉम से कहती है कि आखिर आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मॉम कहती है कि जब तुम छोटी थी तुम सही से अंडा भी ड्रॉ नहीं कर पाती थी, और जो मॉडल मैंने तुम्हें ला के दिया था तुमने बुरी तरह से तोड़ दिया था और कहा था कि तुम्हें इस घर में सबसे बुरी वही चीज लगती है। शिजा कहती है कि वो सब तो मैंने गुस्से में कहा था। मॉम कहती तुम ऐसी ही हो, तुमने कभी भी मेरी फीलिंग्स को कंसीडर नहीं किया। शिजा कहती कि आपको लगता है कि मैं आपकी बेटी बनना चाहती थी, आपने मुझे इतना कंफ्यूज कर दिया कि अब मैं सही से अपनी पढ़ाई भी नहीं कर पा रही। क्या आपको मालूम भी है कि आज जहाँ मैं हूँ वहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है? आप तो मुझे डैड और ग्रैंडमा को छोड़ के चली गई थी, क्या आपको कभी हमारा ख्याल नहीं आया? आप कभी भी मुझसे मुतमईन नहीं हुई थी। और ये कहते हुए शिजा की आंखों में आंसू थे। थोड़ी देर बाद ये उठकर चंदू के साथ नाश्ता करने के लिए आ जाती है, लेकिन इसका मूड अच्छा नहीं था। चंदू कहता है कि तुम्हें आखिर क्या हुआ है, तुम अभी सोई सोई लग रही हो। तो कहती है कि मैं रात सही से नहीं सो पाई, मैंने दोबारा ख्वाब में अपनी मॉम को देखा और ख्वाब में मैं उनसे लड़ रही थी। चंदू कहता है कि तुम मुझे अपनी मॉम की फोटो दिखाओ, फिर मैं उनको अपने ख्वाब में देखने की कोशिश करूंगा। ये सुनकर शिजा मुस्कुराने लगती है और कहती है लेकिन मैं तुम्हें अपनी मॉम की फोटो दिखाती हूँ कि वो कितनी कूल थी, और फिर इसे अपनी मॉम की फोटो दिखाती है। ये दोनों में नाश्ता कर रही रहती है कि यिंग का मैसेज आता है और वो इसे अपने साथ चलने के लिए कह रही होती है क्योंकि उसे छुट्टियां थी। चंदू कहता है कि हम दोनों साथ चलते हैं। फिर इसके बाद ये लोग एक ओल्ड ट्री के पास आ जाते हैं और यहाँ पर यिंग और यांगची पहले से मौजूद थे और वो दोनों प्रे कर रहे थे। यिंग शिजा को देख के बहुत खुश हो जाती है, कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। यहाँ पर जो अटेंडेंट होता है वो कहता है कि विशिंग प्लेक्स लेने के लिए आप लोगों को नीचे जाना पड़ेगा, जिन पे इन्होंने अपनी विश लिखनी थी। यांगची कहता है कि चलो हम लेने चलते हैं। चंदू कहता है कि तुम लोग जाओ, मैं यहीं पे रुकूंगा, और ये तीनों यहाँ से चले जाते हैं। चंदू यहाँ पर दरख्त के साथ कुछ बांध रहा होता है तो अटेंडेंट आके कहता है कि यहाँ पे सिर्फ फिशिंग प्लेक्स ही बांधे जाते हैं, लेटर्स नहीं। चंदू कहता है कि ठीक है, और फिर ये भी इनके पीछे चला जाता है। फिर इसके बाद ये लोग अपनी विशेष लिख के एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। यंग कहती है इस तरह से मेरी विशेष पूरी भी होंगी। यांगची कहता है कि बिल्कुल, तुम भरोसा करो। शिजा कहती है कि मैं एक साल तक का इंतजार नहीं कर सकती कि तुम कब यहाँ पे आओ, हम लोग मस्ती करें। फिर इसके बाद ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं तो शिजा को एकदम से छींक आती है। चंदू कहता है तुम्हें ठंड लग गई है ना, तो ये इसे अपनी जैकेट पहना देता है और फिर इसके बाद ये अपनी डोमेट्री आ जाती है। जब इसका कोट उतार के हैंग कर रही होती तो उसको उसमें से वो लेटर मिलता है जो चंदू वहाँ पर टांग रहा था, और ये खत शिजा की मॉम के नाम होता है, जिसमें चंदू अपना तारुफ करवाता है और बताता है कि ये शिजा का बॉयफ्रेंड है। और उसकी मॉम को लेटर में इस बात का यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो बहुत केपेबल और हर काम में बहुत एफर्ट डालती है, और आखिर में लिखता है कि अगर अगली बार वो आपको ख्वाब में देखें तो आप उससे इस तरह से झगड़िएगा मत, उसकी तारीफ कीजिएगा। और ये खत पढ़ते पढ़ते शिजा रोने लगती है और फौरन भागती हुई चंदू के पास जाती है और इसके पास आके कहती है वो खत लिखने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। चंदू बहुत हैरान होता है और कहता है कि मुझे नहीं मालूम था कि वो तुम पढ़ लोगी। शिजा कहती है लेकिन मैंने तो पढ़ लिया, और इसके गले से लग के रोने लगती है। फिर इसके बाद शिजा अपने डैड को कॉल कर रही होती है, लेकिन जहाँ फोन रखा होता है डैड वहाँ पे नहीं थे, और यहाँ पर एक लेडी बैठी होती है जो शिजा की कॉल अटेंड कर लेती है। ये अपने डैड को पुकारती है तो आगे से किसी औरत की आवाज सुन के कहती है कि आप कौन है? तो ये कहती है कि मैं तुम्हारे डैड की केयर गिवर हूँ, वो भी नीचे गए हैं, मुझे लगा कुछ अर्जेंट होगा इसलिए मैंने कॉल अटेंड कर ली। शिजा कहती है कि मेरे डैड को क्या हुआ है, क्या उनकी तबीयत ठीक नहीं? तो ये बताती है कि परेशानी की कोई बात नहीं, आज हॉस्पिटल में एक छोटा सा मसला हो गया था
था जिसकी वजह से उन्हें थोड़ी चोट लग गई, लेकिन कुछ सीरियस नहीं है। तो शिज़े ये सुनकर कॉल काट देती है। फिर इसके बाद ये चारों दोबारा इकट्ठे होते हैं सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि यंग ने अपना आर्ट एग्जाम पास कर लिया था। शिज़े कहती है कि तुम वापस कब जा रही थी? कहती है कल। यंग कहती है मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। शिज़े कहती है कि कुछ ही दिनों की तो बात है, जैसे विंटर वेकेशंस होंगे तुम वापस आ जाना। चंदू कहता है कंपटीशन की डेट अनाउंस होगी इसलिए मैं वापस नहीं जा सकूंगा। ये सब लोग अभी खा ही रहे होते हैं कि यंगची चंदू को आंखों से इशारा करता है यहाँ से जाने के लिए, तो इसीलिए ये बहाना करके शिज़े को अपने साथ ले जाता है। फिर ये इसकी आंखें बंद करवा के एक जगह ले आता है। ये सब वहाँ लेके आता है जहाँ पे यंगची ने अपनी पर्सनल आर्ट एग्जीबिशन करनी होती है और उसने पूरी दीवार को बहुत अच्छे से पेंट किया होता है। इसने इस दीवार पर यंग को भी बनाया था, लेकिन ये कहने लग जाती है कि तुमने मुझे सही से नहीं बनाया, इसमें चेंजेस करो। फिर इसके बाद शिज़े विंटर वेकेशंस के लिए घर चली जाती है। शिज़े अपने घर आ जाती है। अभी अपने डैड से यंग के बारे में बात कर रही होती है कि वो इससे मिलने के लिए यहाँ पे आ भी जाती है। साथ में इसके डैड भी आए होते हैं। इसके बाद ये सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। थोड़ी देर बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। इनके जाने के बाद ये दोनों टीवी देखने लग जाते हैं। टीवी देखते देखते शिज़े के डैड की आंख लग जाती है। शिज़े कहते हैं कि हमें अब सोना चाहिए, तो ये दोनों अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं। लेकिन डैड रूम में आके बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं और आगे उसी लेडी को कॉल करते हैं और शिज़े आके चंदू से बात करने लग जाती है। शिज़े का आज घर पे छुट्टी का पहला दिन होता है, तो डैड बहुत स्वीट बन के सुबह इसको उठाने के लिए आते हैं और इससे नाश्ते का पूछते हैं। आज छुट्टी का दूसरा दिन होता है। शिज़े अपने कमरे में बैठ के पढ़ रही होती। डैड आके इससे लंच के बारे में पूछने कि आज तुम क्या खाओगी। फिर अगले दिन भी डैड खाने पे बहुत एहतमाम करते हैं और फिर छुट्टी के चौथे दिन जब भी खाने के लिए बाहर आती तो कहती कि डैड खाने का क्या हुआ। डैड कहते हैं कि आज मेरे पास टाइम नहीं, तुम बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेना, और शायद ओवर टाइम की वजह से आज मुझे हॉस्पिटल में ही रुकना पड़े। इससे अगले दिन शिज़े अपने डैड को कहती है कि मैं बाहर रनिंग के लिए जा रही हूँ और डैड बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। पहले दिन उसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रहे थे और अब जैसे सब रूटीन में वापस आ गया। शिज़े को सब कुछ बहुत अजीब लग रहा होता है और डैड से पूछती है कि आज हम डिनर में क्या खाएंगे, लेकिन डैड फोन में बहुत ज्यादा बिजी होते हैं। कहते हैं कि अगर आज तुम डिनर नहीं भी करोगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे डिस्टर्ब मत करो। दूसरे दिन जब शिज़े डैड से कुछ बात करने के लिए आते तो डैड तो बहुत ही अजीब सवाल पूछते हैं कि अब तुम वापस स्कूल कब जा रही हो। तो मैं डैड को बहुत अजीब नजरों से देखती हूँ। तो डैड कहते हैं मैं तो सिर्फ इसलिए पूछा था कि अगर तुम पहले टिकट्स बुक करा लो तो तुम्हें सस्ते में मिल जाएंगी। दूसरी तरफ चंदू अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर डिनर कर रहा होता है और शिज़े को कॉल करती है। ये कहती है कि तुम बीजिंग में ज्यादा ही मसरूफ नहीं हो गए थे। कहते हैं कि मैं बाहर खाने के लिए आया था इसलिए मैंने तुम्हारे टेक्स्ट देखे नहीं, और अपने डैड के बारे में इसको बताती है कि डैड बहुत ही अजीब एक्ट कर रहे हैं। चंदू कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, सभी पेरेंट्स इसी तरह के होते हैं, और कहती है कि अब तो डैड हॉस्पिटल में ही ज्यादा टाइम गुजारते हैं और हॉस्पिटल से वापस आके फौरन अपने कमरे में चले जाते हैं। तो ये कहता है कि तुम अब कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। थोड़ी देर बाद डैड रूम में आकर कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ, आज भी इमरजेंसी है। तो कहती है कि रोज रोज कैसे इमरजेंसी हो सकती है, लेकिन डैड इस बात का जवाब दिए बगैर चले जाते हैं। डैड जब हॉस्पिटल आते तो उन्हें मालूम होता है कि उनकी कोलीग का बेटा वो भी एक्सीडेंट में था। लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ पर शिज़े भी आ जाती है और यहाँ रिसेप्शन पे आकर अपने डैड के बारे में पूछती है। तो इससे मालूम होता है इसके डैड इमरजेंसी वार्ड में है। शिज़े अपने डैड की आवाज सुनकर इन्हें यहाँ पे देखने लग जाती है और डैड अपनी कोलीग के बेटे से बात कर रहे होते हैं कि तुम काफी ब्रेव और स्ट्रॉन्ग हो। ये डॉक्टर डैड से कहती है कि हम बाहर जाके बात करते हैं। तो इनका बेटा कहता है कि मॉम आपको मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है, आपको जो बात करनी यहाँ पे भी कर सकती हैं। मैं जानता हूँ कि आप दोनों डेट कर रहे हैं। ये बात शिज़े भी सुन लेती है। आप ऐसा कर सकती हैं, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। तो डैड अपने कोलीग के बेटे से कहते हैं कि तुम जल्द से जल्द यहाँ से डिस्चार्ज हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट प्रिपेयर करूंगा। शिज़े बात सुनती है तो इसे याद आता है कि जब इसको भी इसी तरह चोट लगी थी तो डैड ने सेम यही बात इससे भी कही थी। थोड़ी देर बाद ये लोग भी शिज़े को यहाँ पे खड़ा देख लेते हैं। डैड कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। शिज़े कहती है कि आप अपना फोन घर पे ही भूल गए थे। शिज़े अपने डैड के कोलीग को हेलो बोलती है तो डैड कहते हैं कि मिस वे हैं, लेकिन शिज़े बोलती कहती है कि आपको मुझे पहले बता देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। डैड कहते मैं तुम्हें बताना चाह रहा था कोई मुनासिब वक्त देख के। और जाने से पहले ये मिस वे को इनवाइट करती है कि अब घर पे आए, हम साथ मिलकर खाना खाएंगे। दूसरी तरफ चंदू कब से शिज़े को कॉल कर रहा होता है, लेकिन ये फोन ही अटेंड नहीं कर रही थी। ये परेशानी में यंग को भी कॉल करता है तो वो कहती है कि घर पे तो कोई नहीं है इसलिए मैं चेक करती हूँ। जैसे ये घर आती है तो यंग भी इसके पीछे आती है और कहती है कि तुम कहाँ थी, चंदू तुम्हारे लिए कब से परेशान हो रहा है, तुम अपना फोन क्यों रिसीव नहीं कर रही थी। शिज़े कहती है कि मैं फोन साथ नहीं लेकर गई थी, वो तो चार्जिंग पे लगा हुआ है, उसने तो परेशानी में आके फ्लाइट बुक करवा ली थी। ये सुनते ही अपने कमरे में भागती है चंदू को कॉल करने के लिए। शिज़े कहती है कि तुम वापस चले जाओ, तुमने इस कंपटीशन के लिए कितनी मेहनत की थी, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम इसमें पार्टिसिपेट मत कर सको। कॉल खत्म होने के बाद चंदू से टेक्स्ट करता है कि तुम्हारी बिल्डिंग में चंद फ्लैट्स छोड़कर मैंने फ्लैट रेंट पे लिया है, जब तक मेरे एग्जाम्स खत्म नहीं हो जाते तुम वहाँ जाके इसे सेट कर सकती हो, वो घर उतना ही तुम्हारा है जितना मेरा। शिज़े इसके मैसेज सिर्फ पढ़ती है लेकिन जवाब नहीं देती। आज स्प्रिंग फेस्टिवल होता है। डिनर के बाद ये दोनों तो बाहर आ जाती हैं फायरवर्क्स देखने के
के लिए। तो यहाँ पे चेनलू आ जाता है। यंग को मालूम था, शिज़े इसको देख के बहुत हैरान हो जाती है और चेनलू के साथ साथ यांगची भी आया था। यंग यांगची को लेके यहाँ से चली जाती है। ये इसे देखते ही हक कर लेती है। यांगची और यंग वापस आते हैं, कहते हैं कि अब तुम दोनों बस करो, हम लोग कब से ट्रेन पे थे, हमने कुछ भी नहीं खाया। ये चारों अभी बाहर जाके खाना खाने के बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि शिज़े के डैड आ जाते हैं। डैड इन दोनों से पूछते हैं कि हॉलिडे के दिन पे तुम दोनों घर जाने के बजाय यहाँ पे क्या कर रहे हो। चेनलू कहते हैं कि मैं शिज़े को कुछ देने के लिए आया था। तो डैड पूछते हैं कि तुम इसे क्या देने के लिए आए हो। तो ये कहता है कि बुक्स जो कि मैंने बोरो की थी इससे। डैड कहते हैं फिर ये तो शिज़े नहीं उठा सकेगी, मैं इसके लिए ये उठा के अंदर ले जाता हूँ। ये इसके डैड को कुछ भी नहीं कह पाता और डैड इसका बैग ले जाते हैं और शिज़े को भी अपने डैड के साथ जाना पड़ता है। फिर इसके बाद यंग और यांगची दोनों वापस आ रहे होते हैं। यांगची रास्ते में इसे एक चीज देता है। यंग पूछती है कि ये कहते बताते हैं कि सेफ्टी चार्म है, आज न्यू ईयर है और आज के दिन तुम कुछ भी मांग सकती हो। यंग भी इसको न्यू ईयर विश करती है। उसके बाद अपने फोन पे से कुछ दिखाने वाला होता है तो नोटिस करता है कि इन दोनों के वॉलपेपर सेम है। ये वही वॉल होती है जो कि यांगची ने पेंट की थी। ये देखने के बाद यांगची से कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, मैंने यही प्लान किया था कि बीजिंग जाने के बाद तुम्हें कहूंगा। तो यंग कहती है कि तुम अभी खामोश हो जाओ और इसे हक करके कहती है कि जब हम बीजिंग जाएंगे तभी मुझसे कहना। इसके बाद चेनलू उसी फ्लैट में आ जाता है जिसके बारे में इसने शिज़े को बताया था। फिर इसके बाद एक घर के लिए कुछ ग्रोसरीज लेके आता है तो इसका भाई दरवाजे पे इसका इंतजार कर रहा होता है। चेनलू पूछता है कि तुम्हें कैसे मालूम कि मैं यहाँ पे हूँ। तो ये बताता है कि इसे शिज़े ने बताया। ये इस बार भी अपने डैड से लड़कर अपने भाई के पास आया होता है और ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है।